अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं ज़िम्मेदार कौन। पाकिस्तान भर में ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो कि लोगों को लूटते हैं। इसी में एक नाम गदागर माफिया का आता है जो कि लोगों से मुख्तलिफ़ तरीके से फ़्रॉड करके या मुख्तलिफ़ अपने रूप धार के जो है लोगों से पैसे लेते हैं और उसमें वो एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत सारी NGOज़ ऐसी हैं जो कि फ़लाही काम करने के लिए बनाई गई या उनका मकसद लोगों की और गरीब लोगों की मदद करना होता है, लेकिन दर हकीकत वो ना तो किसी की मदद कर रहे होते हैं और ना ही वो किसी फ़लाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किए हैं जो आज आप देख सकेंगे हमारे प्रोग्राम में। गरीबों, यतीमों और बेवाओं के नाम पर अवाम को लूटने का इंकशाफ। टीम जिम्मेदार कौन ने चंदे की आड़ में चलाया जाने वाला भिखारी नेटवर्क बेनकाब कर दिया। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना दरअसल नेकियां कमाने का सीजन है, मगर बदकिस्मती से फल माफिया, सब्जी माफिया, अशिया खुर्दोनोश माफिया, दूध माफिया और इन जैसे न जाने और कितनी किस्म के माफियाओं ने इस माह मुकद्दस को नाजायज मुनाफाखोरी और अवाम को लूटने का सीजन बना लिया है। इस माह मोतबर में मुखय्यर हजरात नकद रकूम, राशन, कपड़े और दीगर अशिया ज़रूरिया बड़ी मिकदार में गरीबों, यतीमों और बेवाओं के नाम पर बतौर ज़कात और सदका तकसीम करते हैं। रंग बरंगे वेलफेयर इदारों के नाम पर मुल्क भर में हजारों नौसरबाज आवाम को लूटने में सरगर्म हो जाते हैं। टीम जिम्मेदार कौन ने इस बार ऐसे ही एक भिखारी गिरोह का सुराग लगाया है जो एक बराए नाम वेलफेयर इदारे का शेल्टर लेकर एक तरफ तो गरीबों, यतीमों और बेवाओं का हक लूट रहा था और दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात की दी हुई ज़कात व खैरात अपनी अय्याशियों और नशे पर उड़ा रहा था। टीम जिम्मेदार कौन को सुरजानी में अपने जराए से इस भिखारी गिरोह के बारे में इत्तलात मौसूल हुई, जिनकी बुनियाद पर हमारी टीम ने अपने चंद नुमाइंदों को इस गिरोह के ताक़ुब और तहकीकात पर मामूर कर दिया। कुछ हफ्तों की तहकीकात से पता चला कि इस गिरोह में शामिल अफराद की सरगर्मियां बड़ी हद तक मशकूक हैं। ये सब अफराद थाना ख्वाजा अजमेर नगरी के एन पिछले महल्ले में रिहाइश पजीर थे। सबके पास सुजुकियां थीं। सब सुबह एक पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाकर सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर निकल खड़े होते और दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान थाने के अकब में मौजूद वीरान पार्क में जमा हो जाते थे, जहां आवाम से लूटे गए माल की छांटी की जाती थी। इस दौरान हमारे लिए सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि कोई भी सुजुकी वाला अपने घर या महल्ले से निकलते वक्त अपनी सुजुकी पर ना तो चंदे की अपील वाला मखसूस स्पीकर लगाता था, ना ही वो भीख मांगने का हुलिया बनाकर रवाना होता था। ये सारी तैयारी ये लोग अपने इलाकों से दूर जाकर आम लोगों की नजरों में आए बगैर किया करते थे। ये वो नुक्ता था जहां से हमारा शुबा यकीन में तब्दील होने लगा, क्योंकि अगर ये लोग वाकईतन किसी फलाही इदारे के नुमाइंदे होते और पूरी दयानतदारी से गरीबों और यतीमों के नाम पर मिलने वाले माल को वाकई हकदारों तक पहुंचा रहे होते तो उन्हें इस तरह भेस बदलने और अपने वाकिफकारों से छुप छुपा कर धंधे पर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। चंद हफ्तों की रैकी के दौरान हमारे मुताद्दिद नुमाइंदों ने इस गिरोह में शमूलियत की कोशिश की, मगर ये गैंग इस कदर मोहतात और शक्की था कि उन्होंने हमारे किसी नुमाइंदे को अपने करीब तक ना फटकने दिया।
मेरे काम की जगह है कोई गाड़ी पे, एक बंदे से मैंने बात की थी, वो कह रहा आ जाऊँगा। बैठ गए, 2 बंदे बैठे थे, पीछे बच्चा बैठा हुआ ये आएगा। ताहम हमारी टीम भी पैंतरे बदल बदल कर काविशें करती रही और बिलाखिर हमारा एक नुमाइंदा इन नौसरबाजों में से रिजवान नामी एक फ्रॉडिये के साथ शामिल होने में कामयाब हो गया। भाई सच्ची बात बताऊँ, मसला ये कि बहन हुई है, बहन को अच्छा नहीं लगता ना कि उनके खर्चे बैठा है। मैं कहता मैं और 2 पैसे कमा के दूँ अपनी अम्मा और कल तुम इंशाल्लाह ड्यूटी पे जाओगे, बेतकल्लुफ़ होकर अपने घर पे जाकर बैठ जाओ। कल किस टाइम आ जाओ आप? कल 8 बजे आ जाओ। 8 बजे पंप पे आ जाओ या यहीं आ जाओ? यहीं आ जाना। यहीं आ जाओ, ठीक है भाई। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप एक दफ़ा यार ऐसे अल्लाह आपको एक दफ़ा आप चल पड़ोगे, आपको हज़ारों बंदे जो है ना फिर लेके जाएंगे। अभी किसी को पता नहीं है ना आपका। सही बात है। नहीं भाई, मैं चल पड़ोगे लगा रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ मेरा सिस्टम लगा रहा है मुझे, और कोई लालच ना कुछ भाई। टाइम पे जो भी काम बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। अगली सुबह रिजवान से मिलने हमारा नुमाइंदा सुजुकी गैंग के मखसूस अड्डे पर पहुंच गया। रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को अपना मजदूर समझकर उससे सुजुकी साफ करवाई। थोड़ा सा नाश्ता करवा के ये लोग दिहाड़ी लगाने रवाना हो गए। सुजुकी में बैठते ही रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को अपने काम के बारे में समझाना शुरू किया। मैंने फोन किया, नंबर बन जा रहा था, आज मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। कपड़े जमा मतलब किस कहाँ से? कपड़े हमारे को खुद ही लोगों ने दे देने। अच्छा, मजबूर होते नहीं होता ना, मैं आपको तकलीफ नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे बंदों को तो वैसे में ढूंढ रहा हूँ जो परेशान हो। बड़ी मेहरबानी भैया आपकी। वो हमारी बिरादरी के बंदे, उनको एक ही नहीं दूसरा ले जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा ले जाएगा। हाँ ये बात भी, उनका तो घर भी है यहाँ पे, सारा सिस्टम है। आप मेरे साथ जाने लग जाओगे ना, जी लोग देख लेंगे ना, फिर हर बंदा ही तुम्हारे को बोलेगा आ जाओ, क्योंकि उसको पता लग जाएगा ये बंदा हो गया ट्रेन। इस गैंग की हर सुजुकी की तरह इस सुजुकी में भी एक मखसूस बैग रखा हुआ था। रिजवान ने बैग मंगवाया तो पता चला कि इन पुरस्कार बैगों में किसी NGO के दस्तावेजात, पंफलेट, तस्वीर और रसीदों समेत टोपियां और रुमाल भी मौजूद थे। मेरी तस्वीरें, मेरा LIC कार्ड नंबर, ये मेरे नाम, पूरा जो है ना गवर्नमेंट की मोहरें लगी हुई। सही, ये देख रहे हो? ये कार्ड के ऊपर मैं लाहौर गया था, ये क्या लिखा हुआ है? रज़ाकार। ये हमारा पूरा इदारा है वेलफेयर, इधर ये सारा वेलफेयर फाउंडेशन की बहुत की तस्दीक चलती है। ये ऑफिस नंबर 216 HMH स्क्वायर सर शाह आलम रोड। सही है, असल स्क्वायर गुलशन इकबाल कराची। ऐलान हम लोग खुद करते हैं या मस्जिद से कराना पड़ेगा? नहीं, ये स्पीकर है ना इसके अंदर, बैग के अंदर। इस बैग के अंदर स्पीकर है, ठीक है। खुद ही गाड़ी में लगा दूँगा, बस सही, वो चलती रहेगी और हम चलते रहेंगे। बस सही, बेहतरीन हो गया। सुरजानी पहुंचकर रिजवान ने हमारे नुमाइंदे के गले में रुमाल और सर पे टोपी पहनाकर उसका हुलिया तब्दील करवाया। इस दौरान रिजवान ने बैग में से स्पीकर निकालकर सुजुकी पर नस्ब किया और चंदा मांगने की मखसूस रिकॉर्डिंग चला दी। हमारे नुमाइंदे ने रिजवान की हिदायत पर घरों के दरवाजे बजाकर चंदा मांगना शुरू किया और हर घर का दरवाजा बजाता चला गया। हर घर से अलग अलग अशिया मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल, किसी ने कपड़े और किसी ने नकद रकूम देना शुरू कर दी। जरा मुलाहिजा कीजिए कि चंदा मांगने का आगाज करते वक्त जो सुजुकी खाली है उसे भरने में कितना वक्त लगा। सिर्फ 3 से 4 घंटों में 2500 रुपए कैश, आटे का थैला, जनाना, मर्दाना और बच्चों के कपड़ों से सुजुकी भरने के बाद रिजवान ने बताया कि बस अब छुट्टी हो गई है। वापसी पर रिजवान ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के ऐन पीछे
वीरान पार्क पहुंचा। वहां पहले से ही 2 और सुजुकियां मौजूद थीं, जो धंधा करके वापस आ चुकी थीं। पार्क में मौजूद सुजुकियों में लाए गए कपड़ों की छांटी करके काबिले इस्तेमाल कपड़ों को अलग अलग किया जा रहा था। छांटी के बाद रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को कुछ ही फासले पर ले जाकर एक होटल पर उतार दिया और ये कहकर इंतजार करने का कहा कि वो सामान जमा करवा के आ रहा है। लगभग पौने घंटे बाद रिजवान वापस आया और हमारे नुमाइंदे को 500 रुपए दिहाड़ी देकर रवाना हो गया। हमारे नुमाइंदे को वहां से रवाना हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि रिजवान की कॉल आ गई और उसने हमारे नुमाइंदे को अपने पास आने का कहा। हमें वहां मौजूद दीगर जराए से पता चला कि सुजुकी माफिया को हमारे नुमाइंदे पर शक हो गया है, लिहाजा हमने नुमाइंदे को फौरी तौर पर वहां जाने से मना कर दिया। 2 रोज बाद रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को अपने अड्डे पर बुलवा लिया। तो अगर आप बोले तो मैं फिर आपको से लग जाऊँ, कल सुबह से शनाख्ती कार्ड भी ले आता हूँ, बोलेंगे तो अम्मा से भी मिलवा दूँ आपको, जैसे आप बोलो। नहीं कोई ऐसा बात नहीं, आज शाम को आप आना इधर। अच्छा हाँ, ये 12-1 बजे के टाइम आ सकते हो तो आ जाना। हाँ मेरे को मिस कॉल दे देना इधर आके, सही? चले मैं ऐसा करूँ रिजवान भाई, बड़ी मेहरबानी रिजवान भाई, बहुत परेशान। चूंकि ये गैंग मशकूक हो चुका था, लिहाजा वहाँ मुमकिना तौर पर हमारे नुमाइंदे के लिए खतरा मौजूद था। इसलिए हमने अपने नुमाइंदे को मुकम्मल बैकअप के साथ वहाँ भेजा था कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल में उसे फौरी मदद दी जा सके। रिजवान के साथ मौजूद दीगर चंद अफराद ने हमारे नुमाइंदे से बाकायदा तफ्तीश की। और मेरे लिए क्या हुक्म है रिजवान भाई? आपके लिए ये हुक्म है, टाइम बता दें मुझे, कल बोले परसों बोले मैं आ जाऊँगा। परसों आना। अच्छा, कार्ड का फिर क्या करूँ, कॉपी दे के जाऊँ या कल सुबह लेके ला के दूँ, आपसे मिल भी लूँ, ला के दे दूँ कॉपी, हाँ है ना? यहीं आके फ़ोन कर लूँगा भाई को, ठीक है? कल पहले जाना। नहीं यार, मुझे मैं बैठा होता ना यहाँ पे, भाई ने पूछा किससे मिलना, मैंने रिजवान बोला, रिजवान नाम नहीं उसका, उसने ये नाम है, नाम पता नहीं, भाई ने बताया। नहीं मैं रिजवान मेरा नाम है। मैंने बोला भाई क्या, बोला क्या भाड़े का, मैंने बोला क्या बोलता कि भाई मजबूरी, नौकरी मांगी थी, तो बोला चलो बुला के। बोला भाड़े का काम, भाड़े का ये भाई सीधी बात है, इधर ही हम आते हैं, इधर ही जाते हैं। बस ठीक है, मैं फ़ोन करूँगा रिजवान भाई, मसला ही नहीं। हमारे नुमाइंदे की जानिब से पूरी यकीन दहानी के बावजूद रिजवान का शक मौजूद रहा। शक की बिना पर वो हमारे नुमाइंदे को सुजुकी पर साथ न लेकर गया और हीले बहाने बनाकर उसे टहलाता रहा। यार रिजवान भाई आज भी पूरा दिन वेला ही बैठा रहा, घर पे काम कुछ था नहीं, खर्चे के लिए भी परेशान हो रहा हूँ। यार वो कहने का मकसद ये, गाड़ी तो मेरे पास तुम्हारे को पता नहीं है, मैं खुद किसी के साथ जा रहा हूँ, अगर तुम सुबह आ जाना, किसी न किसी के साथ आपकी शेड्यूल बना दूँ। बड़ी मेहरबानी रिजवान भाई, सब मैं आज खर्चे के भी पैसे थे, यकीन माना बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो अगर आप बोलें तो मैं फिर आपको से लग जाऊँ, कल सुबह से शनाख्ती कार्ड भी ले आता हूँ, बोलेंगे तो अम्मा से भी मिलवा दूँ आपको, जैसे आप बोलो। इस रोज हम इस गैंग पर हाथ डालने की पूरी तैयारी कर चुके थे। रिजवान के इनकार के बाद हमने चंद दीगर टीम मेंबर्स के जरिए उनका पीछा किया और खुफिया रिकॉर्डिंग करवाई। लिहाजा कार्रवाई के वक्त हम इंतहाई पुरसुकून अंदाज से उस वीरान पार्क में पहुंचे जहां ये गैंग छाटी में मसरूफ था। मगर जैसे ही हमारी गाड़ियां पार्क के अंदर पहुंची, रिजवान हमें देखते ही पिछली दीवार कूदकर गलियों में गायब हो गया। पार्क में कपड़ों से भरी हुई 3 सुजुकियां और एक हाई रूफ मौजूद थी। सुजुकी ड्राइवरों ने हमें आगोश नामी किसी गैर मारूफ वेलफेयर के जारी करदा कार्ड्स, पंफलेट और दीगर दस्तावेजात दिखाए। हर एक इस बात पर बज़िद था कि वो खिदमत खल्क कर रहा है। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? जब्बार। क्या करते हैं? ये कपड़े हैं। क्या कपड़ों का क्या काम करते हैं? कपड़ा? ये क्या काम करते हो? ये कपड़ों की काम है हमारा। क्या काम है? यही जो लिए किससे लेते हो? जी, किन से लेते हो? लोगों से लेते हो ना? किस चीज़ के लिए लेते हो? एनजीओ के लिए लेते हाँ हो? जी। कौन सी एनजीओ? कौन चलाता है ये एनजीओ? ये भाई आपको एक मिनट, क्या कौन चलाता है? ओ भाई क्या है यहाँ पे, क्या दिखा रहे हो? कार्ड दिखा रहे हैं। ये कौन सी एनजीओ है बेटा? ये बताएंगे ना। आप इनके साथ होते? जी, कब से काम कर रहे हो आप इनके साथ? बेटा मोबाइल दे दो। 2 साल है। क्या तनख्वाह मिलती है इनसे? इनसे
कमीशन होता है क्या कितना कमीशन होता है? 600-700। कितने पैसों पे कितना कमीशन होता है? जी। कितने पैसों पे कितना कमीशन होता है? पैसे नहीं मिलते। सिर्फ कपड़े मिलते हैं? लोग कपड़े देते हैं, पैसे नहीं देते? फिर कपड़ों को क्या करते हो? कपड़े देते हैं इधर। किधर देते हो? बेच देते हो? नहीं, ये बेचते नहीं है। हाँ। जाते हैं, यानी कि अच्छे जो कपड़े होते हैं वो निकाल देते हैं हल्के फुल्के, और जो नहीं सही होते हैं वो दे देते हैं। अच्छा। तो हाँ। नहीं, ये किस एनजीओ के लिए काम करते हो? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, कौन सी एनजीओ है? आगोश। तो ये लोगों से आप क्या कह के लेते हो कपड़े? ये इनसे तो पूछता हूँ इनसे? थोड़ा बहुत। ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम तो बताओ। जी। हाँ, फिर ये क्या कह के लेके आते हो? लेके नहीं आते, ये लोगों से ये कहते होगे ना? हाँ। अच्छा, चलो चलो ठीक है। फिर क्या कहते हैं? उनसे क्या कहते हो कि हमें ट्रस्ट के लिए चाहिए, गरीबों लोगों के लिए चाहिए? तो भाई गरीब लोग कहाँ हैं वो जिनको ये देते हो आप? ये अभी हैं? बताएंगे ना। आप कब से कर रहे हो ये काम? हमें तो महीने दो। वो कह रहा 2 साल से आपके पास काम कर रहा हूँ। कहाँ है इनका ऑफिस? है? देखा हुआ है आपने? तो गरीब लोग कहाँ हैं जिनको ये कपड़े देने होते हैं? वो ही करते हैं आगे। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? हम तो यही सोशल वर्कर का काम है, क्या सोशल वर्कर? यानी कि फंड इकट्ठी करके उनको दें। फंड कितना जमा कर लेते हो? कहाँ से जमा करते हो? कैसे करते हो? ये भाई हम फेरी करते हैं। सुजुकियाँ निकालते हैं जी। उस पर स्पीकर लगा होता है जी। लोगों से, गरीब लोगों के नाम पे पैसे मांगते हैं, ऐसे ही है? जी। इसके मालिक का नाम क्या है? किनके? इसकी एनजीओ के मालिक का नाम क्या है? बता दो तो। सिदरा? सदफ। सदफ? सिदरा नाम है। अच्छा, रोजाना कितने के कपड़े बेचते हो यहाँ पे? रोजाना? हाँ, रोजाना कितने कपड़े मिलते हैं, कितने के सेल करते हो? ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिलता है हम जाके दे देते हैं। ये कपड़े उनको दे देते हो या बेचते हो? हाँ भैया ना, कपड़े बेचते हो या उनको देते हो? ये हम कपड़े बेच के उनको दे देते हैं। पैसे? तो मैं यही कह रहा हूँ, रोजाना कितने के कपड़े बेचते हो भाई? 2500 रुपये के, 1500 रुपये के, एक बंदे के? इतने को। और दूसरा बंदा इसी तरह 2500 रुपये के रोजाना कपड़े बेच देता है, ऐसे ही है? वो बंदे भागे क्यों हैं? हमें क्या पता कि क्यों भागे हैं? आपकी तरफ देख। तो क्यों, हमने ऐसा क्या करना था? वही ना, उनको अगर एनजीओ वाले आदमी को भागना तो नहीं चाहिए ना? आपका कार्ड है? रजा कार्ड, आगोश। अच्छा, इसके अलावा और पैसे भी तो लोग देते होंगे? जो पैसे देते हैं वो भी जाके हम उनको दे देते हैं। कुछ अच्छा। हमारे गाड़ी वाड़ी का होता है। ये गाड़ी भी रेंट पे या अपनी है? नहीं, रेंट पे होता है। गाड़ी भी रेंट पे। ये तुम भी इन्हीं के साथ काम करते हो? क्या काम करते हो? ये कपड़े लेते हैं इनके साथ। बस? हाँ, ये कच्चा पानी दे देते हैं, कुछ 100-200 रुपये दे देते हैं मुझे बस। खर्चा मिलता है रोज का? रोज मिलता है? जी। अच्छी दिहाड़ी चलती है? नहीं, कभी 200 कभी 300 बजे देते हैं। वैसे अच्छा। तो नाई का काम हम करते हैं अपना। कौन कौन है तुम लोगों के साथ? ये बच्चे 1 2 3 4 और बाकी 2 भाग गए। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये जो वेलफेयर है इनके पास कभी आप लोगों ने देखा कहीं गए हो, वहाँ गरीब लोग आते हो? यहाँ गए, आते हैं? आते हैं? हम जाते हैं। जाते हो? रोजाना पैसे जमा कराने जाते मैं हैं? आपको एक बात बताऊँ, हम महीने के बाद जाके उनसे तारीख भी डलवाते हैं, सही है। पैसे भी देते कार्ड भी अपडेट कराते हैं और पैसे भी देते हैं। उन्होंने आपको परसेंटेज पे रखा हुआ है, ऐसे ही है? 100 रुपये पे 25 रुपये आपके हैं, ऐसे ही है? अब मुझे ये बताओ, ये जो लड़का भागा ये किधर रहता है? इसका तो हमें पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। महल्ले में रहता है, इसके साथ था। इसको किसको पता है? हैं? मोहल्ले में रहते हैं। हमारे मोहल्ले साथ तो नहीं था वो। अच्छा, वो क्या कहता है? क्या? उसकी वो आप लोगों को क्या कह के लेके आता है? ये सारी सेटिंग उसकी है एनजीओ में या आप लोग खुद भी जानते नहीं, हैं? वो ये खुद ही करता है। हमारे को तो सिर्फ दिहाड़ी देता है। अच्छा, वो तो हमारे को दिहाड़ी देता है, हम उसके बाद अपना दिहाड़ी लेकर अपने घर पे चले जाते हैं। बस? जी। कराची में ऐसी सैकड़ों एनजीओज मौजूद हैं जिनके दफातर भी मौजूद हैं, जिनके लोग भी मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ जगहों से फ़ंड्स भी इकट्ठा करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम उनके दफ्तर जाते हैं या उनसे मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा वो कौन सा वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसी
तरह से ये कुछ लोग हैं जो रोज़ाना मुख्तलिफ गाड़ियों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकलते हैं, लोगों से गरीब मुस्तहिक के नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदे के बदले में लोग इनको गरीबों के इस्तेमाल के लिए जो अपने इस्तेमाल वाले कपड़े होते हैं वो देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं और कुछ इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं। दूसरी बात ये है कि फ़रार होने वाला यहाँ से जब जैसी हमारी गाड़ियाँ एंटर हुई तो ये छोटी सी दीवार के पीछे से भागने वाला शख्स कौन था? भागने वाला शख्स वो था जिसके साथ हमारा टीम का एक मेंबर जुड़ा और वो इस पूरी टीम का रैकेट का हिस्सा बना। तो वो शख्स क्यों भागा? क्योंकि उसके सुपरविजन में ये सब लोग निकलते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ गाड़ियाँ लेके और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाके फ़ंड के नाम के ऊपर ये पैसे कपड़े जमा करने के बाद यहाँ लाते हैं और यहाँ से फिर वे फ़िल्टर होते हैं। ये हजरात जिसे खिदमत खल्क कह रहे थे, आइए अब हम उसका असल चेहरा भी आपके रूबरू बेनकाब किए देते हैं। ये मंगोपीर रोड पर कायम कच्ची दुकानों के मनाजिर हैं। सुजुकी माफिया मुखैर हजरात से गरीबों, यतीमों और बेवाओं के नाम पर जनाना, मर्दाना और बचकाना कपड़े लूट कर इन दुकानों पर लाकर बेच देते हैं। दुकानदारों से हमारे नुमाइंदे ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जरा खुद ही सुन लीजिए। भाई ये वो सुजुकी वाले कपड़े बेच के जाते हैं ना, है ना? वो सुजुकी में लोग आते हैं कपड़े बेचते हैं, वही जगह है ना? दो काम है तुम लोगों के पास। यहाँ तो तुम ये बताओ कैमरे पे कि भाई हम सब फ्रॉड करते हैं, नहीं करते, जगह दिखा दो। नहीं दिखाओगे मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा, अरेस्ट करा दूँ। आप हमें टाइम देंगे? नहीं टाइम नहीं, चलो ना, चलो ना। क्या टाइम दूँ मैं तुम्हें? कोई दावतनामा दूँ? किस चीज़ का टाइम? दावतनामे की बात नहीं है, बस ये गाड़ी अपनी खड़ी करके। गाड़ी वाड़ी नहीं, ये गाड़ी में साथ चलो, आगे गाड़ी के लगाओ, फिर उसके बाद जो मर्जी आए करना। चलो चलो। हमने सुजुकी माफिया के दावे की तस्दीक और आगोश वेलफेयर का असल चेहरा सामने लाने के लिए दो ड्राइवरों को अपने हमरा लिया और हम मज़कूरा वेलफेयर के दफ्तर की जानिब चले। आगोश वेलफेयर का दफ्तर सिविक सेंटर के करीब ईसा नगरी के इलाके में HMH नामी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद पाया गया। वहां मैडम सिद्रा सदफ नामी एक खातून मौजूद थी, मगर वो किसी सवाल का जवाब देने की बजाय हमारी तफ्तीश करने लगी। चले, अच्छा मैडम ये बताइए, ये आप लोगों ने नहीं रजिस्टर्ड आपने कराई हुई है या किसकी? मैं तो चले आप नहीं बता रही, मैं पूछ रहा हूँ ना। अब ये बात तो नहीं, रजिस्टर्ड आपकी है या नहीं? आपकी है। वो कौन है जिनको आप बुला रही हैं? अच्छा, अगर आपने बात करनी है तो आप मुझसे बात करें, अगर आपने बात नहीं करनी आप ना करें। बात करूंगी, मुझे कुछ दिखाएं तो आप। क्या दिखाऊंगा? क्या दिखाऊंगा आपको? क्या चीज़ का? आईडी कार्ड किस चीज़ का दूँ? आपको कार्ड दिखा दिया ना उसमें, तो दिखा दिया ना। क्या कार्ड में नज़र नहीं आ रहा? आपने क्या देखना है? खातून ने हमें अपनी वेलफेयर के चेयरमैन का इंतजार करने का कहा और फिर आधे घंटे बाद शाहिद साहब तशरीफ ले आए। ये साहब खुद को वकील, सीनियर सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट समेत खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे। आप क्या हैं इसमें थोड़ा ये बताइए अपना। मेरा नाम पूरा एडी शाहिद। अच्छा जी। पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट हूँ, छोटा सा। अच्छा जी। छोटा भी और बूढ़ा भी। अच्छा। और रिहाइश मेरी कराची में। अच्छा, ये आप कितनी NGOs चला रहे हैं? मेरी एक ही है, ये हमारी आगोश। ये माँ वेलफेयर आपका ताल्लुक नहीं? मेरा ताल्लुक। 4 बरसों में एक बार भी उन्होंने अपनी NGO का ऑडिट नहीं करवाया, ना ही उनके पास अपनी वेलफेयर का कोई रिन्यूअल मौजूद था। ये कब से रजिस्टर्ड है सर? 2017 में। 17 में। अभी लेटेस्ट इसकी आपने वो अपग्रेडेशन उसको रजिस्टर्ड कराया? वो कराया था। लेटेस्ट वाला दिखा दें ज़रा हमें। यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं रखा, वैसे रजिस्ट्रेशन की कॉपी है हमारे। कहाँ पे रिकॉर्ड? घर पे रखते हैं हम। अच्छा ये बताइए, ये जज्बा क्या है वेलफेयर चलाने का? जज्बा असल हम जो चले हैं ना, तालीम को लेके चले। हमने जब देखा ये झुग्गी नशीनों को, अच्छा, जहाँ से ये जज्बा पैदा हुआ है। अच्छा,
ये रेलवे पटरी जो गुलशन इकबाल वाली, इसके अच्छा। साथ बच्चे खेलते थे, वो सुबह उठते भीख मांगने निकल जाते। अच्छा। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि ये एनजीओ उन्होंने अपनी भांजी की फरमाइश पर बनाई थी। ये मेरी भांजी हैं, इन्होंने कहा मामू ये देखें ये कल को कैसे पाकिस्तान किन पाँव पे खड़ा होगा, इन्हीं पाँव पे भिखारियों पे। अच्छा। तो उस जज्बे से आप लोगों ने कहा उस ये जज्बे एनजीओ से- बनाते हैं। उस जज्बे से हमने पहले बगैर एनजीओ के हम गए, अच्छा। फिर हमने ये रजिस्टर करवा लिया, हो गया। फिर हमने तहरीक तालीम शुरू की। गिलानी स्टेशन के साथ हमने एक स्कूल बनाया झुग्गियों में। 3 महीने चला, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर वो झुग्गियाँ डिमोलिश हो गई। 4 वर्षों में उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ गुलशन इकबाल 13D2 के इलाके में कायम झुग्गियों में एक स्कूल कायम किया था, जो सिर्फ 3 माह चला था। 17, 18, 19, 20 में आगे आपने स्कूल बनाया। जी। 3 साल आप क्या करते रहे? 3 साल हम इस पे वर्क करते रहे। आपको बच्चों की बड़ी परवाह है, आपने कहा ना बच्चों को लेके मैंने वो शुरू किया। आपके जो लड़के कपड़े मांग रहे हैं, इनमें बच्चे थे? ये बच्चे, इनके साथ जो बच्चे थे वहाँ पे छोटे बच्चों का मुझे मालूम है। आप जब अपना एक ऑफिस का बिल पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों की क्या मदद करते होंगे? इन लोगों को आपने ठेका दिया हुआ है। एक मिनट, ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये लोग दूसरे इदारे में काम करते थे। तो मैंने देखा कि हमें फंड की ज़रूरत है, तो आपने इनको मैंने इन लोगों से राब्ता किया। अच्छा। इन लोगों से इसलिए राब्ता किया कि फंड आपको मिलना शुरू हो गए? इन लोगों से हमें कुछ फंड मिलना शुरू हो गए। इनके तवज्जुह से हमारा इदारा भी प्रमोट होना शुरू हो गया। 4 साल में आपकी 2 आपने काम बताए। एक आपने बताया एक अपने गुलशन में 3 महीने स्कूल चलाया, बंद हो गया, झुग्गियाँ ख़त्म हो गई। 1 मिनट। अच्छा। दूसरी बात ये आपने बताई कि अब आपने एक स्कूल बनाया है। इस 4 साल में आपका एसेट यही है? रोज़ाना पैसे दे के जाते हैं, उसकी स्लिपें तो दिखा दें। वो आप इनको स्लिपें तो देते होंगे ना जवाब में, रजिस्टर में मेंटेन तो करते होंगे। कहाँ है दिखा? उनसे उनके दावे पर एम्बुलेंस के बारे में पूछा गया तो वो ना तो उनकी सही तादाद बता सके और ना ही उनके नंबर्स फराहम कर सके। ये एम्बुलेंस कहाँ चल रही है? ये एम्बुलेंस कहाँ चल रही है? जी कराची किधर? इलाकों में मिलेगी आपको, गडाफ में, काठौड़ में। इसमें जो इनको पेशेंट मिलता है, पेशेंट को फ्री में उठाते हैं। गडाफ में जहाँ हमारे पॉइंट है, वहाँ ना तो कोई अस्पताल, वहाँ पे हमने अस्पताल की बुनियाद रखी हुई है। वहाँ पे अस्पताल की बुनियाद रखी हुई है, हमने जगह लेकर वहाँ पे बाकायदा संगे बुनियाद भी रखवाया है। नंबर दिए हुए हैं सर हमने, हमारे ही नंबर पे आती है। इन्हीं के नंबर पे फ़ोन आता है भाई। अच्छा। वो वही खड़ी रहती है, उसको कॉल करने की कोई करता ही नहीं जब है। हमारा हौसला वो वही पॉइंट पे खड़ी रहती है, एक ही है। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद हम समझ गए कि वो किसी भी बात का सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और हर सवाल का जवाब जलेबी की तरह घुमा फिराकर सवाल गोल करते रहेंगे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के रूप धार कर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं या भीख मांगते हैं, लेकिन ऐसी ही कुछ कहानियां हम आपको दिखाएंगे जो हमने इससे पहले रिकॉर्ड की। लेकिन ऐसी एक इंकशाफ वाली वीडियो एक बच्चे की जो कि गदागरी करता है, लेकिन वो गदागरी नहीं करना चाहता, लेकिन उस बच्चे का ये कहना है कि अगर वो भीख ना मांगे तो उसका वालिद उसे मारता है। अब वो भीख मंगाता है कोई? जब भीख नहीं मांगता हूँ ना, हाँ। तो मारता है। भीख नहीं मांगते तो अब वो मारता है? छोटी बहन को ही मारता है आपकी? सबको मारता है, अम्मी को भी मारता है। अम्मी को ही मारता है? उस दिन अम्मी को वाइपर का लकड़ा से तोड़ दिया। अच्छा। और खुद कुछ भी नहीं करता वो?
सुबह का टाइम है, ये गाड़ी आई है फुल भर के, गाड़ी का नंबर है और ये उतर रही है मांगने वाली, ये सारी की सारी मांगने वाली हैं। सुबह सुबह जनाब ये जो सी है ना मांगने वाली आई हैं गाड़ी के अंदर, इनको उतारा है हम लोगों ने। तो ये जो सी है ना ये टीम पूरी है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी NGOs हैं जो बनाई गई, सिर्फ उनका मकसद जो है वो यहाँ तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं करप्शन करना था, या ये कह लीजिए कि अपने मुफाद के लिए उसका इस्तेमाल करना था। लेकिन NGO बनाने के जो असल मकासद होते हैं वो नज़र नहीं आते। और ऐसी सैकड़ों ऐसी NGOs हैं जो पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची में ऑपरेट करती हैं, लेकिन जब हम उनके पीछे जाते हैं, उनकी तह तक जाते हैं, तो वो अपना मोटिव जो है सामने नहीं रख पाते। इस हवाले से जो हम यहाँ CTD के दफ्तर आए हैं और DIG CTD हमारे साथ हैं, उनसे सवाल ये है हमारा मोहम्मद शाहिद साहब, NGO बना ली जाती है, काम नहीं करती, ज़ाहिर है वो पुलिस की डोमेन नहीं, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या फंडिंग के हवाले से या पाकिस्तान मुखालिफ उन NGOs को इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी जो NGOs हैं उस पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी कामिल, बिल्कुल ये जो आपने बात कहा ना कि NGOs ऐसी होती हैं जो कि स्केलेटन होती हैं, जिनमें असल में कोई काम नहीं होता। ये जब पाकिस्तान ने FATF के हवाले से भी इश्यूज़ टेकअप किए हैं और काफ़ी इस पर काम भी हुआ है, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी, ये चीज़ एक सामने आई है। और ये एक बिल्कुल एक ऐसा एरिया है जिस पर हमें कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी NGOs जो कि बज़ाहिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रही होती उनको, लेकिन क्योंकि उनका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उनकी जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, कलअदम तंजीमों को या टेररिस्ट सेल्स को पैसे भेजने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो FATF की पूरी कार्रवाई रही है, जो रिपोर्ट, उसमें होम डिपार्टमेंट ने बहुत सी ऐसी आइडेंटिफाई की हैं। ये CTD के हवाले से, CTD को जो एक बीच में टास्क मिली थी वो इसकी थी कि बहुत सी ऐसी NGOs थी जिनकी ऑडिट CTD ने की। ऑडिट से यही मुराद थी कि उनकी ये चीज़ें पता की जाएं कि उनमें आखिर क्या है, वाकई ही वो NGO ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये जब से पिछले कुछ मैं कहूँगा साल डेढ़ से जब से ये CTD को ज़्यादा इख्तियारात मिले हैं FATF के हवाले से, तो इसमें हमारा भी अक्सर एक प्रोसेस रहता है कि हमें अगर कोई IR आती है तो उस किसी NGO के हवाले से, तो हम उसका ऑडिट और हम उसकी प्रॉपर एक स्क्रूटनी करते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमने एक थोड़ा सा अपनी टीम ने पूरा एक रिसर्च वर्क किया, हमारे सामने जो चीज़ आई, NGO का दफ्तर भी मौजूद होता है, उधर कुछ लोग, एक दो लोग भी बैठते हैं, और उन्होंने दिखाने के लिए एक स्कूल, एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप या क्लिनिक टाइप खोला हुआ होता है, या एक एम्बुलेंस रखी होती है, और बराए नाम उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है। उसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो ये है कि बहुत से लोगों ने इस तरह की ढांचा NGOs खड़ी की हैं ज़ाती मफाद। अब वो डेफिनेटली वो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन वो टेररिज्म के हमारे जो पैरामीटर हैं उसमें नहीं है। दूसरा ये है कि आपने कोई NGO खड़ी की हो जिसका मकसद आप कुछ बयान कर रहे हो और असल में उसके पीछे जो भी डीलिंग या काम वहाँ हो रहा हो, या अगर उस NGO में कोई फंड्स आ रहे हों तो उनकी डिसबर्समेंट दूसरे नेगेटिव या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जिनका ढांचा खड़ा हुआ है, लेकिन उन NGOs को जिनका मकसद ही शायद पैसे अर्न करना है और NGO का नाम दिखा के, ऐसी NGOs को आप नहीं समझते कि कभी कोई भी फंड करके उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते? जाहिर बात है, ये ख़तरा रहता है कि अगर किसी ने एक ढांचा खड़ा किया हुआ है और उस बेशक कि वो ढांचा जो है वो कोई बज़ाहिर टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है या टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन किसी वक्त पर पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक आसान चीज़ है ना, खड़ी बनी बनाई चीज़ है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये रिस्क रहता है और ये हमने फ्लैग की है ऐसे। टीम जिम्मेदार कौन का ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ आवाम को ऐसी नाम नेहाद तंजीमों से होशियार करना है जो यतीमों, बेवाओं और गरीबों के नाम पर नकद रकूम, कपड़े और राशन लूट रहे हैं, मगर मुस्तहिक तबके तक ये अशिया नहीं पहुंचती। यूं एक तरफ मुखैर हजरात की इमदाद ज़ाया हो रही है और दूसरी जानिब असल ज़रूरतमंद तबका इमदाद से महरूम रह जाता है।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Instead für un eus kiel zo den rez nach Disney World zus par an.